नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा मराठों पर बार बार युद्धों की भरमार की गई, जिसके चलते मराठे अपना गौरवमय इतिहास खो बैठे और मराठों का पतन हो गया। हमने तीनों आंग्ल मराठा युद्धों को 3 अलग-अलग वीडियोस में देखने का प्रयास किया था। हालांकि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मैंने अपने शब्दों में आपको लास्ट में कुछ मिनट में ब्रीफ में समझाया था कि वे कौन से कारण थे जिन्होंने मराठों के इस युद्ध में हारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी आज हम एक फैक्ट के रूप में या फिर नोट्स के रूप में हम ये समझेंगे कि कैसे आंग्ल मराठा युद्धों में मराठों की पराजय हुई और वे क्या विभिन्न कारण थे। आपको यहाँ पर से ध्यान से चीज़ों को सुनना है और पूरे ध्यान लगाकर आपको स्क्रीन पर देखना है। पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए और ये जो अंदर चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, एक कहानी की तरह रहेगी जो बहुत आसानी से आपके दिमाग पर बैठ जाएगी अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। देखिए दोस्तों, किसी भी साम्राज्य के पतन के क्या कारण होते हैं, वीडियो के शुरुआती स्तर पर ही हम ये समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी साम्राज्य क्यों पतन होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी नीतियाँ उन राज्यों के द्वारा अपनाई जाती है जो उनके पतन का कारण बनती है। जब वहाँ पर शासन दुर्बल हो जाता है, जब उनकी सेना कमज़ोर हो जाती है, जब उनकी व्यवस्थाएं बहुत चरमरा जाती है और कह सकते हैं कि उनकी प्रजा उनसे बहुत दुखी हो जाती है, तब उनका पतन होता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब दो लोगों में एक ताकतवर होता है और दूसरा कमज़ोर, तो सदैव ताकतवर व्यक्ति उस कमज़ोर व्यक्ति को दबा देता है। यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्धों के परिणाम स्वरूप मराठे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे थे और अंग्रेज मजबूत होने लगे थे। परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों ने मराठों का सर्वनाश ही कर दिया। आपसी संघर्ष और आपसी वैमनस्य इनके पराजय का प्रमुख कारण था। मराठा संघ के विभिन्न सदस्य पेशवा, सिंधिया, होलकर तथा भोसले और गायकवाड़ भी आपस में सहयोग करने के स्थान पर आपस में ही संघर्षरत हो गए थे। इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि जो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को पूरी तरह से एक छत्र रखा था। यानी कि किसी भी प्रकार की ये जागीरदारी सिस्टम नहीं था, ये सामंतवादी सिस्टम नहीं था। सिर्फ एक सेंट्रल एक केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सरकार के रूप में छत्रपति और उनका पेशवा शासन चला रहा था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो राजा राम आते हैं, संभाजी आते हैं, ये अपने सामंतों को खुश करने के लिए, साहू जी महाराज अपने सामंतों को खुश करने के लिए उन्हें जागीरें प्रदान कर देते हैं। और आगे चलकर जो बाजीराव बन रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भोसले होते हैं, गायकवाड़ होते हैं, पवार होते हैं, होलकर, सिंधिया होते हैं, इन्हें अलग अलग रियासतें दे देते हैं। अब जब तक पेशवा मजबूत रहते हैं, छत्रपति मजबूत रहते हैं, तब तक तो ये उनकी जी हजूरी करते हैं, जिस तरह मुगलों की कर रहे थे अलग अलग सामंत। जैसे ही मुगल कमज़ोर होते हैं तो कहीं उधर मुर्शिद कुली खां अपना अलग साम्राज्य बना लेते हैं, कहीं मैसूर में अलग साम्राज्य बन जाता है, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद की स्थापना कर देते हैं। उसी तरह इनके साथ भी हुआ। जब तक मराठे मजबूत रहे, इनके सरदार, इनके सामंत इनके सामने कमज़ोर रहे। जैसे ही पेशवा छत्रपति कमज़ोर पड़ने लगे तो ये अपने आप को स्वतंत्र शासक की भांति ट्रीट करने लगे। यहाँ पर माधवराव सिंधिया हो या जो मल्हार राव होलकर हो, जो जनकोजी सिंधिया हो, ये आपस में इतने ज़्यादा शत्रु बन गए थे कि इनकी हरकतों की वजह से मराठा साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। अगला बिंदु आता है सामंतवाद या जागीरदारी प्रथा। इस प्रथा ने मराठों को एक बहुत बड़ी चोट देने का काम किया। सामंतशाही अथवा जागीरदारी प्रथा ने मराठों को दुर्बल बना दिया। इस प्रथा के दोषों को ध्यान में रखकर ही शिवाजी ने इसे समाप्त करने का प्रयास किया था, परंतु राजा राम ने इसे पुनः प्रचलित कर दिया। ये जागीरदार राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके अपने हितों को ही अधिक महत्व प्रदान करते थे। उनके इस प्रकार के कार्यों ने मराठा साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
इसके साथ ही जो इनकी लूट-मार की नीति थी, वो भी इनकी पराजय का कारण बनी, क्योंकि इन्होंने लूट-मार का जो काम किया, अपने पड़ोसी राज्यों में किया। हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान, सिंध, जितने भी इनके पड़ोसी राज्य थे, जो साम्राज्य थे, जहाँ पर की प्रजा इनके ही धर्म की थी, जिनके नाम पर ये युद्ध लड़ रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने अत्याचार किया और उन्हें ही लूटने का काम किया। जिसका परिणाम ये निकला कि चाहे पानीपत का तीसरा युद्ध हो या फिर तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हो, इनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं था, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया नहीं था कि कोई इनके बुरे वक्त पर खड़ा हो सके। इसलिए यहाँ पर से एक सीख ये मिलती है कि किसी के साथ, किसी के बुरे वक्त में हमेशा साथ दीजिए, ताकि उनमें से अगर आप 10 लोगों की मदद करते हैं तो कम से कम एक तो आपके बुरे वक्त में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर मराठों के ऊपर सबसे बड़ा संकट ये था कि इन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया था कि इनके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं आया, बल्कि तटस्थ होकर बेबस मजे मार रहे थे। पानीपत की पराजय भी यहाँ पर इनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। 1761 यानी कि 14 जनवरी 1761 तक मराठों की ख्याति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुकी थी। मुगल सम्राट शाह आलम उनके हाथ की कठपुतली था। ठीक इसी समय इस महान मराठा साम्राज्य को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित करके एक मरणात्मक चोट पहुंचाई थी, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो ख्याति थी वो कुछ इस तरह से थी कि ये इतने पॉपुलर थे भारत में कि ये जहाँ भी आक्रमण करते थे वहाँ जीत जाते थे। इसलिए अंग्रेज भी इनसे दूरी बनाकर रखते थे और इनसे कम उलझने की कोशिश करते थे। लेकिन जब यहाँ पर ये हार गए और यहाँ पर इनकी जो असली चेहरा है वो यहाँ पर दिख गया, तो अंग्रेज़ों को भी ये लगने लगा कि अब हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं, और यहाँ पर अंग्रेज़ों के उत्थान के लिए इन्होंने मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय आदर्श का परित्याग। शिवाजी ने हिंदूवाद, पातशाही तथा हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। विशेषकर इंदौर के होलकरों ने साम्राज्यवाद के नशे में इस आदर्श को भुला दिया। राजपूत तथा जाटों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ये साम्राज्यों पर आक्रमण करते थे। साम्राज्य मतलब जहाँ की संस्कृति और जहाँ के लोग इनकी तरह थे। ये हिंदू धर्म के नाम पर ये कहते थे कि हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। अटक से कटक तक ये सिद्धांत शिवाजी तक ही अपनाया गया और बाजीराव वन तक अपनाया गया। लेकिन उसके बाद के जो छत्रपति रहे, पेशवा रहे, उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के चक्कर में इस पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने उन हिंदू राज्यों पर भी आक्रमण किया जहाँ की प्रजा भी हिंदू थी और जहाँ के शासक भी हिंदू थे। इस प्रकार से इन्होंने अपने ही राष्ट्रीय सिद्धांतों और अपने ही राष्ट्रीय आदर्शों का त्याग कर दिया, जिसके कारण इन्हें समय पर सहयोग नहीं मिला और इनका पतन हो गया। अगला बिंदु आता है सामाजिक दुर्बलता। कुछ इतिहासकार मराठों के पतन का कारण सामाजिक दुर्बलता को मानते हैं। यह दुर्बलता दो प्रकार की थी, सामंती व्यवस्था और जाति व्यवस्था। जातीय प्रतिस्पर्धा ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों को बढ़ाया, परंतु एकमात्र प्रधान कारण यह नहीं था। मराठों में व्यक्तिगत संघर्ष जातीय आधार से अधिक देखने को हमें मिलते हैं। मराठों के व्यक्तिगत संघर्ष जातीय आधार से अधिक भयानक सिद्ध हुए। यहाँ पर इस प्रकार उपयुक्त सभी प्रकार की समस्याओं की वजह से हमें अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठे पराजित हुए और धीरे धीरे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यहाँ पर हमने कुछ कम कारण आपको बताए हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा दौड़ाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन पूछे, किसी व्यक्ति का महत्व पूछे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको उसके बारे में अच्छी बातें बतानी है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, साम्राज्यवादी व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, कला प्रिय व्यक्ति था, भले ही वो ना हो, फिर भी आपको इस तरह के पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा हुआ है तो वो आपके नंबर काटेगा, लेकिन उतने नहीं काटेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर को खुद ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। इसीलिए अपने उत्तर को इस तरह से बनाइए। कहीं पर मैंने सुना था कि अपने झूठ को भी इस तरह से बोलिए कि वो सच लगने लगे। इसलिए अगर आपसे एग्ज़ाम में ना बने तो अपने दिमाग से सोचिए और पॉइंट्स क्रिएट कीजिए और उनके अंदर कुछ डिटेल्स
कुछ ऑथेंटिक पॉइंट्स जो आपने मराठा हिस्ट्री में पढ़े हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, आपको घुमा फिरा के उन्हें लिख देना है। इसी तरह अगर आपको नहीं पता कि मराठा के पतन के कारण क्या थे, आंग्ल मराठा युद्ध में हारने के क्या कारण थे, तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं। चाहे मराठा के पतन के कारण पूछे, उनके पानीपत में हार के कारण पूछे, या फिर उनके आंग्ल मराठा युद्ध में पतन के कारण पूछे, हार के कारण पूछे, सब में आप इन पॉइंट्स को लगा सकते हैं। मराठा संघ के जो सदस्य थे, 5-6 सदस्य थे, उन सभी के बीच में आपसी वैमनस्य था, जिसके चक्कर में ये हार गए। इनकी लूटमार की नीति ने इनके ही पड़ोसियों को इनका शत्रु बनने पर मजबूर कर दिया और इन्हें हार मिली। साथ ही इनका जो केंद्रीय शासन था वो कमज़ोर पड़ रहा था। इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत शिथिल हो गई थी और आर्थिक दशा इनकी कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण हम देखते हैं कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो पिंडारी थे, 30 से 40 हज़ार पिंडारी जो कि इन पर निर्भर थे आर्थिक रूप में, वे कमज़ोर पड़ गए और पिंडारियों ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, जिसमें पिंडारियों को हारना पड़ा। युद्ध करने के पुराने ढंग, जिस छापामार प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था शिवाजी महाराज ने, उस प्रणाली को इन्होंने त्याग दिया, जिसके कारण ये अपने मूल सैनिक स्वभाव से भटक गए। साथ ही अब इनका जीवन जो पहले बहुत तप, सादा और बहुत ज़्यादा मेहनत कश होता था, अब इनका जीवन बहुत ही आलसी और बहुत ही विलासपूर्ण हो चुका था। उत्तर भारत अभियान एक इनकी महान भूल थी। जैसे कि हम देखते हैं कि औरंगज़ेब की एक भूल क्या थी कि वह दक्षिण भारत में ही लगा रहा और उत्तर भारत कमज़ोर हो गया, जिसके चलते औरंगज़ेब के बाद के शासक भारत को संभाल नहीं पाए और मुगल वंश का पतन हो गया। उसी तरह यहाँ पर मराठों की सबसे बड़ी भूल थी, यह उत्तर भारत में ही लगे रहे और अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के चलते इन्होंने कई दुश्मन पैदा किए और ये बाद में हारे। इनकी सामाजिक दुर्बलताएं, अनुशासनहीन मराठा सेना, राष्ट्रीय आदर्श का परित्याग, बहुत सारे पॉइंट्स आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से मराठों की आंग्ल मराठा युद्ध में पराजय के कारण थे वो इस प्रकार थे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चीज़ें आप खुद से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। कपिल देव कहते हैं, जब दुनिया घूमना शुरू कर देते हैं तो आपके हीरो बदलने लगते हैं, क्योंकि आपकी उन्नति शुरू हो जाती है। बाहर निकलकर रोज़ सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए घूमिए दुनिया को और लोगों को जानना शुरू कीजिए। आपके प्रेरणा स्रोत हमेशा बदलते रहेंगे और जब आपको लगे कि ये मेरा प्रेरणा स्रोत है, ये मेरा आइडियल पर्सन है, तो बस उनकी ज़िंदगी से सीखकर, हर किसी की ज़िंदगी से सीखकर आगे बढ़ते जाइए। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।